नमस्कार दोस्तों, मेरे हाथों में 2 पन्नों की ये वही एफआईआर है जो एमपी सरकार में मंत्री विजय शाह के खिलाफ कल देर रात को दर्ज हुई थी। ये वही एफआईआर है जिसे दर्ज करने के लिए कल रात आखिरकार मुख्यमंत्री मोहन यादव को मजबूर होना पड़ा। ये वही एफआईआर है जो एमपी हाईकोर्ट के हंटर के बाद कर्नल सोफिया कुरैशी के खिलाफ आपत्तिजनक, अपमानजनक और बेहूदे बयान के लिए मंत्री विजय शाह के खिलाफ दर्ज हुई है। और हां, सबसे बड़ी बात, ये वही एफआईआर है जिस पर हाईकोर्ट की उसी बेंच ने आज सवाल उठाए हैं, जिसके निर्देश पर यह एफआईआर कल रात को दर्ज हुई थी। जबलपुर बेंच के जस्टिस श्रीधरन ने आज इस एफआईआर के पन्ने पढ़ते हुए, 2 ही पन्ने, सरकार और पुलिस को न सिर्फ फटकार लगाई बल्कि 2 टूक लहजे में कहा कि यह एफआईआर ऐसी भाषा में लिखी गई है ताकि आगे चलकर निरस्त हो जाए। हाईकोर्ट के जस्टिस श्रीधरन ने कोर्ट में सुनवाई के दौरान पूछा कि यह एफआईआर किसने ड्राफ्ट की है, इसमें आरोपी के कृत्य के बारे में, एक्शन के बारे में कुछ भी क्यों नहीं लिखा गया। राज्य के एडवोकेट जनरल साहब बचाव की मुद्रा में कमजोर दलीलें दे रहे थे और जस्टिस श्रीधरन इस एफआईआर को पढ़ते हुए इसकी धज्जियां उड़ा रहे थे। सोचिए जरा, कर्नल सोफिया कुरैशी के बारे में अनाप शनाप बोलने वाले मंत्री के खिलाफ हाईकोर्ट के सख्त आदेश के बाद एफआईआर तो 2 पन्ने की दर्ज हो गई, लेकिन यह रस्म अदायगी है, औपचारिकता है जिसका निर्वाह कल रात 12 बजने के पहले कुछ मिनट पहले तब हुई जब कैलेंडर में तारीख बदल रही थी और कोर्ट ने तय कर दिया था कि एफआईआर दर्ज नहीं हुई। हालांकि शाम तक का वक्त था, उसमें देर हुई, लेकिन तारीख अगर बदल जाती, शामत आती एमपी सरकार और डीजीपी की, इसलिए दर्ज तो हुई लेकिन रस्म अदायगी। इसलिए हाईकोर्ट के जस्टिस ने कहा कि इसकी भाषा ऐसी है कि ट्रायल के दौरान यह मामला टिक न पाए। हाईकोर्ट ने मंत्री विजय शाह के खिलाफ उनके बयानों और उनके गुनाहों का जिक्र करके विस्तार से दोबारा एफआईआर दर्ज करने के आदेश दिए हैं। जबलपुर हाईकोर्ट में आज क्या हुआ, विस्तार से बताने से पहले आपको बता दूं कि विजय शाह नाम का यह बददिमाग और नफरती मंत्री हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ स्टे लेने के लिए भागकर आज सुप्रीम कोर्ट आया था, लेकिन उसे अंदाजा नहीं था कि सुप्रीम कोर्ट से भी उसे सिर्फ फटकार मिलने वाली है। कल मुख्यमंत्री मोहन यादव के घर देर रात तक चली मीटिंग के बाद मजबूर होकर मंत्री के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के आदेश तो देने पड़े, लेकिन तय यही हुआ होगा कि सुप्रीम कोर्ट से अगर एफआईआर पर रोक लग जाएगी तो मंत्री जी बच जाएंगे और मामला ठंडा पड़ जाएगा। लेकिन हुआ उल्टा, मंत्री जी को उनकी बदजुबानी के लिए सुप्रीम कोर्ट ने दौड़ा लिया। चीफ जस्टिस गवई ने मंत्री विजय शाह को कर्नल सोफिया कुरैशी के खिलाफ ऐसे बयान के लिए फटकारा भी और कहा कि एक मंत्री होकर आप किस तरह की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। जस्टिस गवई ने संवैधानिक मर्यादा का हवाला देकर यह भी कहा कि आज हम कोई आंतरिक आदेश नहीं देंगे, सुनवाई के लिए कल की तारीख तय कर दी। सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस जब मंत्री विजय शाह के कृत्य के लिए फटकार लगा रहे थे, तभी जबलपुर हाईकोर्ट में भी इस मामले की सुनवाई चल रही थी, एफआईआर की धज्जियां उड़ाई जा रही थी। हाईकोर्ट में आज जस्टिस श्रीधरन ने एमपी पुलिस की तरफ से देर रात को दर्ज इस एफआईआर को रद्दी की टोकरी में नहीं फेंका, यही एहसान किया। बाकी उन्होंने इसे रद्दी मानकर नई एफआईआर दर्ज करने के आदेश दे दिए। This FIR has been registered in such a manner, leaving sufficient space open so that if it is challenged under the erstwhile section 482 of the CRPC, the same may be quashed because it is deficient in material particulars of the actions which constitute each of the specific offences. Full stop. However, in order to ensure that the said subterfuge does not take place, this court directs that the entire order of 14/5/2025 shall be read as a part of paragraph 12 of the FIR for all judicial and quasi-judicial and investigative processes. हाईकोर्ट के जस्टिस ने इस एफआईआर को पढ़ते हुए कहा कि जिस तरह से इस एफआईआर में एक्यूज के एक्शन के बारे में कोई जिक्र नहीं है, उसने क्या किया, क्या गुनाह किया, क्या बोला, इसका कोई जिक्र नहीं है, जबकि एफआईआर में यह दर्ज होना जरूरी है। और यह इस तरह से एफआईआर दर्ज हुई है ताकि यदि सीआरपीसी की धारा 482 के तहत कोई चुनौती दे तो इसे खारिज किया जा सके, क्योंकि इसमें एक्यूज का एक्शन नहीं है। अब इस एफआईआर में क्या है, ये एफआईआर दर्ज हुई है जो इस पन्ने पर, पहले पन्ने पर है,
इसमें लिखा हुआ इंफॉर्मेशन रिसीव्ड, थाना में जहां सूचना प्राप्त हुई 7:55 पर 14 तारीख को, यह मानपुर थाना में। और जनरल डायरी रेफरेंस रोजना मचा संदर्भ एंट्री, उसमें एंट्री नंबर है और लिखा हुआ है 14/5/25 को 11:23 पर एफआईआर दर्ज हुई। अब जरा सोचिए, 12 बजने वाले थे, 12 बजते ही तारीख बदलती, 11:23 पर एफआईआर दर्ज करने का क्या मतलब है, जब सूचना 7:55 पर पहुंची। और कोर्ट ने पहले ही कह दिया था, हाई कोर्ट ने, कि 6 बजे तक, यानी सुनवाई खत्म होने के 4 घंटे के भीतर एफआईआर दर्ज कीजिए। तो 4 घंटे के बाद 7:55 पर सूचना पहुंचना और 11:23 पर मामला दर्ज करना। सुबह के वीडियो में मैंने आपको बताया था कि सब कुछ तैयार था मानपुर थाने में, एफआईआर का ड्राफ्ट तैयार था, जो कंप्यूटर फाइल होती सब बनी थी, सब रेडी था, लेकिन इंतजार हो रहा था क्लियरेंस का, मुख्यमंत्री के यहां से, मोहन यादव के यहां से, जो शायद कल बेंगलुरु में थे। वो पहुंचे, फिर घर पर उन्होंने बीजेपी के स्टेट प्रेसिडेंट और संगठन महासचिव के साथ बैठक की, माथापच्ची की, कोई रास्ता निकाला, कोई जुगत निकाला होगा कि कैसे इस मंत्री को इस्तीफा न देना पड़े, कैसे एफआईआर से बचा जाए। तो फिर हुआ होगा कि नहीं, देर रात को एफआईआर करो और सुबह सुप्रीम कोर्ट पहुंचो, इस्तीफा लेने की जरूरत नहीं है, कुछ ऐसा ही हुआ होगा। और जब मुख्यमंत्री के यहां से क्लियरेंस आया, उस क्लियरेंस के बाद 11:23 पर यह एफआईआर दर्ज हुई। लेकिन एफआईआर में ऐतराज जो जस्टिस श्रीधरन ने जताया, इसमें जैसे लिखा हुआ है, फर्स्ट इंफॉर्मेशन कंटेंट, प्रथम सूचना तथ्य, मैं थाना मानपुर के उप निरीक्षक के पद पर पदस्थ हूं। 12/5 को थाना मानपुर के ग्राम रायकुंडा में हलमा कार्यक्रम का आयोजन था। उस कार्यक्रम विजय शाह द्वारा आम सभा को संबोधित किया गया। उनके संबोधन के कुछ अंश इलेक्ट्रॉनिक और सोशल मीडिया में वायरल हुए। मीडिया में प्रकाशित उक्त संबोधन का माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर द्वारा स्वमेव संज्ञान लेते हुए, और जो कहा गया वो उसमें एक पैराग्राफ लिखा हो, यह भी जस्टिस श्रीधरन ने अपनी अदालत में पढ़ के सुना और इसी पर एतराज किया। तो जस्टिस के सख्त आदेश के बाद एफआईआर ऐसी दर्ज हुई जिसमें लीपापोती है, जिसमें उसके बयान का जो इंपैक्ट है, उसके बयान की व्याख्या जिस ढंग से कल जस्टिस ने की, श्रीधरन ने, उसका जिक्र नहीं है। यही वो कह रहे थे। सुनिए छोटा सा टुकड़ा कि उन्होंने ऑर्डर लिखवाते वक्त क्या कहा। In view of the nature of the case and the manner in which the FIR has been registered, which does not inspire confidence of the court that if the case is not duly monitored, the police would investigate fairly in the interest of justice in accordance with law. Under the circumstances, the court feels compelled to ensure that it monitors the investigation without interfering in the independence of the investigating agency, but only to the extent of monitoring that it acts fairly in accordance with law, without being influenced by any extraneous pressures or directions. Full stop. This case immediately after the case on top of this, as after we have to हाईकोर्ट ने साफ साफ कहा कि जिस तरह से एफआईआर दर्ज हुई है उससे कोर्ट को भरोसा नहीं है। अगर केस को ठीक से मॉनिटर नहीं किया गया तो पुलिस इसकी जांच ठीक से नहीं करेगी, इसलिए इस मामले को मॉनिटर करेगा कोर्ट, ताकि जांच कानूनी दायरे में हो सके। और यहीं से मंत्री की तो समझिए बहुत बड़ी मुसीबत शुरू हुई है। यह अलग बात है कि अभी बीजेपी को तय करना है कि इतना कुछ होने के बाद, हाईकोर्ट से ऑर्डर होने के बाद, एफआईआर दर्ज होने के बाद, उस एफआईआर पर फिर हाईकोर्ट की तरफ से धज्जियां उड़ाए जाने के बाद, सुप्रीम कोर्ट से राहत न मिलने के बाद वो मंत्री कुर्सी पर बैठा है। और दूसरी तरफ प्रधानमंत्री मोदी जी की पार्टी के लोग तिरंगा यात्रा लेकर निकल पड़े हैं। राजनाथ सिंह आज श्रीनगर में बादामी बाग में आर्मी कैंट में थे, सेना के जवानों की हौसला अफजाई करते हुए देश के नाम संदेश और सेना के नाम संदेश दे रहे हैं, सेना के शौर्य का जिक्र कर रहे हैं। और एक सेना की कर्नल, एक फौजी अधिकारी जो ऑपरेशन सिंदूर का एक चेहरा थी 4 दिनों तक, जिसे देश ने देखा, सोफिया कुरैशी और विंग कमांडर व्योमिका सिंह को, उस सोफिया कुरैशी पर बीजेपी का एक मंत्री सिर्फ इसलिए इस तरह के हमले करता है या आतंकियों की बहन उन्हें बना देता है क्योंकि उनका मजहब मुस्लिम है।
मुस्लिम होने की वजह से उनके बारे में इस तरह का बयान कि पाकिस्तान से जो आतंकी आए थे जिन्होंने पहलगाम में हमले किए उनकी बहन है इसलिए इन्हें भेज दिया गया, या आतंकियों का इलाज मोदी जी ने उनकी बहन को भेज के कराया, इस तरह की बात उस मंत्री ने कही। और उसके बाद उस मंत्री के खिलाफ एक्शन हो जाना चाहिए था 12 तारीख के बयान के बाद, लेकिन 12 बीता, 13 बीता, 14 तारीख को हाईकोर्ट का सख्त आदेश, आज 15 तारीख है जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, 4 दिन हो गया, वो मंत्री वहीं है, माफी मांगने के नाटक कर रहा है, हाथ जोड़कर माफी मांग रहा है। पहले दिन उसने कहा, मंत्री ने बयान के बाद जब हंगामा मचा तो उसने कहा मेरे बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया, जो आज सुप्रीम कोर्ट में भी कहा गया, जबकि इसमें न तोड़ा गया है न मरोड़ा गया, जो बोल रहा है वही। अब वो नाटक कर रहा है हाथ जोड़कर कि अगर किसी की भावना आहत हुई है तो मैं माफी मांगता हूं, और सोफिया कुरैशी और सेना की शान के में कसीदे पढ़ रहा है। लेकिन ये उसकी फितरत है। अब सवाल बीजेपी से है, मोदी जी से है, नड्डा जी से है, अमित शाह से है कि आखिर ऐसी क्या मजबूरी है। अगर आप सेना का वाकई सम्मान करते हैं तो सेना की एक अधिकारी जो बेटी भी है, जो महिला भी है, जो ऑपरेशन सिंदूर का चेहरा भी है, जिसे पूरे देश ने देखा, उसका अपमान करने वाला बीजेपी का नेता, 8 बार का चुना हुआ विधायक आपकी सरकार में मंत्री है। देशद्रोही कौन है? देश से किसे ज्यादा प्यार है? किसने देश के लिए कुर्बानी दी या देगा, या कौन देश के लिए ज्यादा अहम रखता है, अहम है, अहमियत किसकी ज्यादा है? कर्नल सोफिया कुरैशी की या उस बदजुबान, बददिमाग और अपमानजनक बयान देने वाले उस मंत्री की? यह बीजेपी को तय करना है। लेकिन अब तक बीजेपी की तरफ से ऐसा कोई संदेश नहीं है। कहा जा रहा है जेपी नड्डा ने रिपोर्ट मंगवाई है, पार्टी अध्यक्ष ने, मीटिंग्स में यह बात हो रही है। क्या रिपोर्ट मंगाना है? सब कुछ वीडियो पर वायरल है, सब कुछ उसका बयान पब्लिक डोमेन में है। अब क्या रिपोर्ट चाहिए आपको? उस बयान को देखकर साफ लग रहा है क्या बोल रहा है। उसको ऐसा तो है नहीं कि कहीं फॉरेंसिक जांच के लिए भेजना है, देखना है कि उसी की आवाज है या एआई से उनकी आवाज किसी और ने डाल दी है, ऐसा कुछ नहीं है। अब तो माफी भी मांग चुका 2 बार, कार्रवाई नहीं हो रही है। और मैंने सुबह के वीडियो में कहा था, फिर कह रहा हूं, अगर यह बयान किसी विपक्ष के नेता की तरफ से आया होता तो उस नेता के खिलाफ क्या कुछ हो चुका होता। एफआईआर दर्ज न जाने कितने बीजेपी शासित राज्यों में हो चुके होते, और बीजेपी नेताओं के भाषण के केंद्र में मुख्य विलेन के तौर पर वही विपक्ष का नेता होता, अगर किसी ने ऐसा बोला होता। लेकिन ये तो सत्ताधारी के दल के लोग हैं, और ये अचानक नहीं बोला गया है। उनके भीतर मुसलमानों को लेकर जो नफरत है, जो नफरती मानसिकता है, जो दिमागी एक उनकी स्थिति है, उसका नतीजा है, उसका इजहार किया। फर्क यह है कि सोफिया कुरैशी को उन्होंने आतंकियों से जोड़ दिया, वरना उसके लिए हर मुसलमान उसी तरह से है। उसी तरह से अगर मुस्लिम होना मतलब आतंकियों का समर्थक होना, या आतंकियों का सरपरस्त होना, या आतंकियों का पैरोकार होना, यही है, यही प्रवृत्ति है। कल हाईकोर्ट का यह कहना, हाईकोर्ट का यह ऑर्डर, और उस ऑर्डर के बाद भी उस मंत्री का बने रहना, एक बार फिर मैं चाहूंगा ताकि सनद रहे कि कल जबलपुर हाईकोर्ट की तरफ से जब कहा गया कि इस मंत्री की भाषा बेहद खतरनाक है, गटर छाप है। कल हाईकोर्ट के जस्टिस ने कहा था साफ साफ कि आप अभी रजिस्टर्ड कीजिए पूरे मामले को, और जब एडवोकेट जनरल की तरफ से वक्त मांगा गया तो उन्होंने कहा पता नहीं मैं कल रहूं या न रहूं, आज ही रजिस्टर होगा। और इस सख्ती के बाद यह दर्ज हुआ। बहरहाल अभी भी इंतजार कर रहे हैं हम, सुप्रीम कोर्ट से फटकार, हाईकोर्ट में एफआईआर को लेकर जबरदस्त नाराजगी, आज फिर हाईकोर्ट को की तरफ से एफआईआर का खारिज किया जाना, और अब उस मंत्री का क्या होता है। हालांकि जैसी संगीन धाराओं में यह मामला दर्ज हुआ है उसमें 7 साल से लेकर उम्र कैद तक की सजा का प्रावधान है। वीडियो में सब कुछ कही गई बातें सबूत के तौर पर सामने है। मतलब अगर ट्रायल ठीक से हो, पुलिस इसमें चार्जशीट करने में, जांच में दाएं बाएं बेईमानी नहीं करे तो सजा होना तय है। तो ऐसे मामलों में तो एफआईआर के बाद ऐसे भी मंत्री का इस्तीफा ले लिया जाना चाहिए। इतनी संगीन धाराओं में एक फौजी बेटी या फौजी अधिकारी के खिलाफ, भारतीय सेना की कर्नल के खिलाफ बयान देकर को कुर्सी पर टिका कैसे है, जबकि सुप्रीम कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट से उसे कहीं राहत मिल रही है। फिलहाल इंतजार करते हैं। नमस्कार।